जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बोकारो से बड़ी खबर, हंगामे और बंद को लेकर बुलाई गई बोकारो डीसी की वार्ता विफल। बैठक के बाहर निकले विधायक श्वेता सिंह और जयराम महतो। अप्रेंटिस संघ की मांग माने जाने की मांग, 1500 अप्रेंटिस को रोजगार देने की मांग, मृतक के परिवार को मुआवजा और नियोजन देने की भी मांग की गई। मांगों पर डीसी की ओर से फिर वार्ता, विस्थापितों को इंसाफ दिलाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अप्रेंटिस संघ की मांग को लेकर जो बैठक थी वो विफल रही है। बोकारो से बड़ी खबर, जहां हंगामे और बंद को लेकर एक बैठक बुलाई गई, बोकारो डीसी की वार्ता विफल रही। बैठक से बाहर निकले विधायक श्वेता सिंह और जयराम महतो। अप्रेंटिस संघ की मांग माने जाने की मांग थी, 1500 अप्रेंटिस को रोजगार देने की मांग। देखिए, अप्रेंटिस संघ का जो है 1500 जो हमारे अप्रेंटिस बच्चे हैं उनके लिए हमने नियोजन की मांग जो सबसे प्रमुख है। बातें तो बहुत सारी, जैसे हमारी जो प्रेम जो बच्चा हमारा गया है उसकी मूर्ति लगाने की शहीद का उसका वो करके और हम उसका मूर्ति वहाँ लगाएं, ये है। उसको मुआवजा देने की बात है। ये भी कह सकते हैं कि आधी अधूरी है, वार्ता पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन का धन्यवाद देंगे, डीसी मैडम का और एसपी महोदय, खासकर डीसी मैडम बहुत लगातार प्रयास कर रही हैं और लगातार वह गृह विभाग से बनी हुई है, लगातार दिल्ली के अधिकारियों से बनी हुई है। प्रत्येक दूसरे मिनट में उनको टेलीफोन आ रहा है, वो बातचीत कर रही है। और मृत्युंजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, जो बैठक के बाद बताया जा रहा है कि जो वार्ता थी वो विफल रही है, क्या कुछ कारण रहे इस वार्ता के विफल होने के? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कल एक विस्थापित युवक की लाठीचार्ज के बाद मौत हुई थी, उसको लेकर आज बोकारो बंद का आह्वान किया गया था। बोकारो स्टील के सभी गेट को जाम कर दिया गया है। हालांकि इसमें बोकारो स्टील के प्रोडक्शन पर भी प्रभावित होने की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वार्ता हो रही थी तो सभी विधायक और डीसी मौजूद थे, लेकिन बोकारो स्टील के कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं थे। तो हम कह सकते हैं कि एक खामी जरूर नजर आई। और जहां तक बोकारो स्टील की बात है, जब तक तीनों पक्ष नहीं बैठेंगे तब तक वार्ता कहीं से भी सार्थक नहीं हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से वार्ता विफल हुई है, हम कह सकते हैं कि फिर से आंदोलन को तेज करने की बात कही जा रही है। बोकारो स्टील के सभी मेन गेट को जाम करने की बात कही जा रही है। हालांकि दोनों ही विधायकों ने अपील की है लोगों से, जो आंदोलनकारी हैं, कि किसी भी राहगीर से के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले एक बात सामने आई है कि 3 विस्थापितों पर जानलेवा हमला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसको देखते हुए जो 50 अनुमंडल पदाधिकारी है उन्होंने पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी है। और तो पूरे इलाके में धारा 163 लागू हो गई है। मृत्युंजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बोकारो डीसी ऑफिस में वार्ता के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो का एक बार फिर कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और उनके समर्थकों ने विरोध किया। बैठक में जैसे ही डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे, बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने उनका विरोध किया। इस दौरान दोनों के समर्थकों के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। जयराम महतो ने कहा है कि जब बाघमारा और निरसा विधायक आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकती। दुख है, आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन नियंत्रण में फिलहाल हमें पूरी सदन में बाबू बुलाती थी और देख रहे हैं उनके घर में भूलू मातो के भाई उनके घर में बैठे हैं, सिंदरी के विधायक उनके आवास में बैठे हैं, निरसा के विधायक भी दिखे हैं, चंदन क्यारी के विधायक दिखे, लेकिन हमसे नाराजगी और जो व्यवहार वह एक माननीय का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि हम एफआईआर भी करेंगे, ये उचित नहीं है, क्योंकि वीडियो फुटेज तमाम जगहों पे प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, वो बिल्कुल अनुचित है। ये आप कैसा तर्क देंगे कि आपका विधानसभा नहीं है, बाकी का विधानसभा है। बाघमारा के विधायक आ सकते हैं, चंदन क्यारी के विधायक आ सकते हैं, सिंदरी निरसा के विधायक आ सकते हैं, लेकिन जयराम महतो नहीं आ सकते। ये कौन सा कुतर्क बयान है? बड़ा दुर्भाग्य लगा, आश्चर्य लगा इसमें। बोकारो पहुंचे आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने बीजीएम में मारपीट में घायल मृतक के परिवार और विस्थापितों से मुलाकात की। मृतक प्रेम महतो के पिता भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी तबीयत भी गंभीर है। इस दौरान मांडू विधायक तिवारी महतो और पूर्व विधायक लंबोदर महतो भी मौजूद हैं। सुदेश महतो ने प्रशासन के एक्शन को गलत बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और साफ किया कि बात मुआवजा की नहीं बल्कि विस्थापितों के नियोजन की है। देना माने उसको योग्यता और सर्टिफिकेट आपने दिया है,
अब अगर आपके यहाँ पर एक भी बहाली अगर होती है उस योग्यता के आधार पर, तो प्रथम हक किसी और का नहीं बल्कि इसी बच्चे का था जिसने जमीन पर इस फैक्ट्री को खड़ा किया है। सुदेश महतो क्या मांग करते हैं? मैं वही चाहता हूँ, यही हल होना चाहिए, यही हल और निष्कर्ष निकलना चाहिए, विषय नहीं होना चाहिए। घटना मुआवजा ये कंडी होगा, विषय है कि घटना घटाने के घटा उसके लिए जवाबदेह कौन, जिम्मेदार कौन, उसको सुनिश्चित करिए और उसके विरुद्ध में जो पीसी कहता है जो कार्रवाई होना चाहिए तुरंत हो, और दूसरा लड़ाई का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। बोकारो से बड़ी खबर मिल रही, पूरे श्वास इलाके में धारा 163 लागू है। एसडीओ ने पत्र जारी किया है। बोकारो बंद को देखते हुए फैसला लिया गया। 5 या 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक है। भीड़ लगाने पर भी रोक लगाई गई। बंद के दौरान बोकारो में हिंसा हुई थी। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे श्वास इलाके में धारा 163 लागू। एसडीओ ने पत्र जारी किया। बोकारो बंद को देखते हुए फैसला लिया गया। 5 या 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक है। भीड़ लगाने पर भी रोक लगाई गई। बंद के दौरान बोकारो में हिंसा हुई थी। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, सिल्ली इलाके में नाबालिग से गैंगरेप हुआ। जबरन शराब पिलाने मारपीट का आरोप लगाया गया। नदी किनारे बेहोश मिली है पीड़ित बच्ची। परिवार ने अस्पताल में भर्ती कराया। होश में आने के बाद मामले का खुलासा हुआ। शिकायत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। रांची से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सिल्ली इलाके में नाबालिग से गैंगरेप हुआ है। जबरन शराब पिलाने और मारपीट का आरोप भी लगा है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या क्या आरोप लगे हैं? अब तक पुलिस की कोई कार्रवाई नजर आई इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में संलिप्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि एक अपराधी जो है 2 अपराधी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। मामले में जो पीड़िता के द्वारा जानकारी दी गई थी उसके अनुसार उसे जबरन शराब पिलाया गया, फिर उसके साथ मारपीट भी की गई और फिर उसके साथ जबरदस्ती की गई। और इस पूरे मामले को लेकर जब वो परिजनों को उसने अस्पताल पहुंचकर जानकारी दी, तब ये पूरा मामला उजागर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित संज्ञान में लेते हुए मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक हिरासत की ओर अग्रसर किया जा रहा है। जी, का क्या कुछ आरोप है? जी, पीड़िता के तरफ से ये तमाम बातें कही गई थी कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है, उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, शराब जो है वो जबरन पिलाया गया और उसके साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई है। वहीं उसे बुरी तरह घायल भी कर दिया गया, जिस वजह से वो बेहोश नदी के किनारे पड़ी हुई थी। और ओम प्रकाश, इस पूरे मामले में अब पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिली है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धनबाद में जमीन के नीचे सुलगती आग से लोगों की जान को खतरे में है। भूली झारखंड मोड़ से आरा मोड़ तक बनी इस सड़क में गहरा गोफ बनने से लोग दहशत में हैं। गोफ की वजह से सड़क हादसे की आशंका बनी है। आपको बता दें कि साल 2017 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने 4.25 किलोमीटर लंबी सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। गोफ वाली सड़क से ही होकर लोग वासेपुर भूली बी ब्लॉक से तेतुली मारी जाते हैं, लेकिन गोफ की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। देखिए, अभी 2017 में ही बना है, अभी तो हमको 7 साल ही हुई है और ये गोफ बन गया है। आए दिन दुर्घटना का शिकार होने के लिए बड़ा घटना हो सकती है, इसलिए हम लोग अपने टीम के साथ मिलके एक झंडा लगा दिए, बैरिकेडिंग कर दिए हैं। जो डिपार्टमेंट, जो विभाग इसको बनाया हो, उस विभाग ने काफी इसमें घोर अनियमितता बरती है। आप देख सकते हैं शिव लोग पास हॉस्पिटल के पास में तो गोफ बना है, ये पुल के पास में और भी कई जगह है। तो हम लोग अपने जो विधायक सांसद है उनसे आग्रह करते हैं कि उस डिपार्टमेंट पर दबाव बनाए, जो भी अधिकारी होंगे, जो भी डिपार्टमेंट के ठेकेदार होंगे, उस पर कार्रवाई करते हुए इस रोड को पुनः वापस बनवाने का काम करें, ताकि लोग जाल। आयुष्मान योजना घोटाले की जांच में जुटी ईडी की टीम ने गुमला में भी अपनी दबिश दी। एसडीपी रोड हनुमान नगर में दयाशंकर चौधरी के आवास पर पहुंची टीम ने घंटों छापेमारी अभियान चलाया। जांच के दौरान टीम कई अहम कागजात अपने साथ ले गई। ईडी की टीम में महिला अधिकारी के साथ ही 7 सदस्य शामिल रहे। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी टीम के साथ सुरक्षा के लिए मौजूद रहे। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों के घोटाले को लेकर पूरे झारखंड में छापेमारी की गई थी।
ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी ने गुमला के हनुमान नगर स्थित दयाशंकर चौधरी के घर में दबिश दी है। देख सकते हैं इस वक्त मौजूद है हम दयाशंकर चौधरी के घर में, जहां पर सुबह से ही जो ईडी की टीम पहुंची थी और लगातार यहां पे छापेमारी अभियान जो था वो जारी था। आपको बता दें केंद्रीय सुरक्षा बलों के नेतृत्व में ईडी की टीम जो यहाँ पे पहुंची थी और छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें यह जो पूरा मामला है, ईडी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत जो झारखंड में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई है उसको लेकर के यहाँ पे झारखंड के कई जगहों पर जो सुबह से ही छापेमारी कर रही है, उसी में गुमला भी ईडी की टीम पहुंची है और यहाँ पर भी छापेमारी कर रही है। हालांकि ईडी के जो टीम यहाँ पे छापेमारी की है उनको कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिला है और अभी ईडी की टीम यहाँ पे उन दस्तावेजों को लेकर के यहाँ से निकली है और जो है छानबीन की जा रही है। लगातार आपको बता दें जो दयाशंकर चौधरी है जिसके घर में छापेमारी की गई, वो बताया जा रहा है कि गिरिडीह में आयुष्मान योजना के कोऑर्डिनेटर के पद में पोस्टेड था और हालांकि वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है और जो ईडी की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है और यहाँ पे जो ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी किया गया है, महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है उनको लेकर के रांची के लिए निकली है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। जमशेदपुर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू सिंह के आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। ईडी की टीम उनके आवास से 2 लाख रुपए और कई दस्तावेज अपने साथ ले गई। ईडी की कार्रवाई का समर्थन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि गरीबों के हक का अगर कोई हाथ साफ करता है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र की राशि गबन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से उसकी जांच होती है, जांच की कार्रवाई और इस तरह के घटनाओं के मामले में कार्रवाई की निरंतर चलते रहती है। यह प्रशासनिक कार्य है, इस पर मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। झारखंड में पर्व त्योहार के दौरान पावर कट का मुद्दा सियासी गलियारों में गुजरता हुआ कानून की चौखट तक जा पहुंचा। हालांकि रामनवमी पर बिजली विभाग ने अपनी पूरी तैयारी और मुस्तैदी का दावा किया, लेकिन इन सब के बीच सालों बाद भी अंडरग्राउंड केबलिंग का काम शुरू नहीं किया गया। अब सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में पर्व त्योहार के दौरान बिजली रानी रूठ जाती हैं। बिजली की आंख मिचौली से हो रही परेशानी जब अधिक बढ़ गई तो झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और बिजली विभाग को पावर कट नहीं करने के आदेश दिए। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रोक लगाई है और पर्व त्योहार के दौरान कम से कम बिजली काटने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर भी दिख रहा है और बिजली विभाग के जीएम ने रामनवमी पर किसी भी तरह के पावर कट नहीं होने का दावा किया है। पावर कट का निर्देश, पावर कट मना कर दिया गया है, कोई पावर कट नहीं होगा। रामनवमी के दौरान बिजली नहीं कटेगी, बिजली नहीं कटेगी। राजधानी रांची में अभी तक अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है। बिजली के खंभों पर नंगी तारों के जरिए पावर सप्लाई होती है। ऐसे में जुलूस के दौरान पताका या झांकी के तार में सटने से करंट लगने की आशंका होती है, लेकिन बिजली विभाग का दावा है कि तैयारी पूरी है। साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। जगह जगह जुलूस के साथ हमारा आदमी भी रहेगा, साथ साथ जगह पे आदमी रहेगा, मेरा सिस्टम भी मुस्तैद रहेगा। लेकिन फिर भी सारे लोग से अपील है कि झंडा का ऊंचाई या जो बाकी सब है उसको ऐसा रखें कि हमारे सिस्टम में सटे नहीं। लोगों को समस्या हो और उस पर सियासत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोर्ट के फैसले और बिजली विभाग के दावे के बीच सियासत में भी करंट दौड़ने लगी है और बीजेपी और कांग्रेस में अंडरग्राउंड केबलिंग के मुद्दे पर वार और पलटवार का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। सरकार का फेलियर है कि इन्होंने केबलिंग को अभी तक अंडरग्राउंड नहीं किया, या जो भी उठाने थे एहतियात के तौर पे कदम ये नहीं उठाए और अब नीजर रिएक्शन में बिजली काटी जाती है। साहब आप बिजली काटिए अगर आपको डर है, लेकिन ये कब तक? अंडरग्राउंड केबलिंग का काम इस सरकार को खत्म करना चाहिए। केबलिंग का काम इसलिए मैंने कहा कि 2016 में रघुवर दास जी ने करोड़ों रुपया इस राज्य में खर्च किया था। आज उसकी वास्तविकता क्या है, ये उसकी स्थिति क्या है? पर्व त्योहार रामनवमी पर पावर कट को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रामनवमी पर कम से कम बिजली काटी जाए ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बीच अब बिजली को सियासत का करंट भी लग चुका है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत लगातार तेज है। इसी बीच झारखंड सरकार के मंत्री और गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का फैसला हमेशा सही नहीं होता। देश में अल्पसंख्यकों को भी उतना ही हक है जितना बाकियों को। लोकतंत्र में बहुमत का फैसला हमेशा सही नहीं होता। इस देश में अल्पसंख्यकों को भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों को है, और बहुमत की अंधी दौड़ में देश को जिस रास्ते पर ढकेलने की कोशिश हो रही है, इतिहास माफ। गुजरात में 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस का महाधिवेशन होना है। इस महाधिवेशन में झारखंड से कांग्रेस के 55 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल होने वाले हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स होने के नाते ये सभी लोग इस अधिवेशन में शामिल होंगे। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की सरकार से लड़ने और संगठन की मजबूती के लिए यह अधिवेशन हो रहा है। देखिए, 8-9 अप्रैल को गुजरात में अहमदाबाद में कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें झारखंड से 55 लोग शामिल होंगे जो एआईसीसी के डेलीगेट हैं। सरकार के लिए जो वर्तमान सरकार चल रही है उनकी नीतियों के खिलाफ, जो देश की जनता के हित में नहीं है, उसके खिलाफ एक कार्यक्रम बनाना, प्रस्ताव लाना, प्रस्ताव को पर डिस्कशन करना और उसके बाद उस प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव को पारित करना कि किस तरह से कांग्रेस सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए। और बजट सत्र के दौरान सदन में विधायकों ने शिक्षा विभाग को लेकर सवाल उठाए थे, जिसको लेकर विभाग अब सक्रिय है। शिक्षा मंत्री ने कहा, सदन में विधायकों ने जो सवाल उठाए हैं उसकी समीक्षा करेंगे। इसको लेकर हमारा विभाग धरातल पर उतरने का काम करेगा। समीक्षा बैठक हम करने जा रहे हैं, जो 11 में 11 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे। एक एक माननीय सदस्य जो क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन का जवाब जो विभाग ओर से दिया गया है उस पर हम समीक्षा करेंगे कि जो विभाग की ओर से जवाब दिया गया है उस पर इम्प्लीमेंट हम कितने सवालों का जवाब में इम्प्लीमेंट कब तक हम करेंगे। सोशल मीडिया पर घिवली आर्ट इन दिनों सेंसेशन बना हुआ है। लोग घिवली आर्ट के माध्यम से अपनी एआई तस्वीर जनरेट कर रहे हैं। दरअसल घिवली आर्ट एनिमेटेड तस्वीर होती है जो ऑयल पेंटिंग, कलर और पोर्ट्रेट की तरह दिखती है, लेकिन इन एनिमेटेड तस्वीरों को कलाकारों की चिंता बढ़ा दी है। जिन तस्वीरों को बनाने में कलाकारों को कई दिन का समय लगता था, उसे एआई मिनटों में बनाना शुरू कर चुका है। ऐसे में एआई का इफेक्ट कलाकारों के रोजगार पर असर डाल रहा है। हालांकि कुछ कलाकार इसे चैलेंजिंग मानते हैं। वायरल तस्वीरों और घिवली आर्ट पर साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि इन तस्वीरों से लोगों की कमियां छिप जाती हैं और यही वजह है कि लोग इनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। की मेहनत के बाद सीख पाता है वो काम चैट जीपीटी और अन्य जो हमारे एआई टूल्स हैं वो चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में कर देते हैं। तो इससे एक आर्टिस्ट के अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है कि जो कार्य को वो सीखने में अब सालों लगाया है वो तुरंत हो जा रहा है, तो उससे उसे एक रोजगार पे भी खतरा लगता है उसे। आप कभी भी आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा कि हम जो अपना खुद का चेहरा, अपना खुद का जो डेटा है वो हम इस तरह के एआई बेस्ड ऐप को वो भी फ्री में दे रहे हैं विदाउट एनी फीस और विदाउट एनी पेमेंट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है। कोई भी कला वस्तु को देखेंगे कि वो यू कैन रिलेट विथ योर हार्ट, मे बी दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंटिफिक इंटेलिजेंस जो भी है वो दैट इट कैन नॉट टच इन योर हार्ट। जो फील है और जो एक्चुअल में होता है एनिमेशन, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। वो कभी एआई कॉपी कर नहीं सकता है उसको। अब कितना भी ट्रेंड आएगा जाएगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है एआई। ब्यूटी की डेफिनेशन होती है या फैशन की या मेकअप की डेफिनेशन होती है एम्प्लीफिकेशन ऑफ ब्यूटी। तो घिबली एक तरह से एम्प्लीफिकेशन ऑफ ब्यूटी कर रहा है, नेचुरल एम्प्लीफिकेशन ऑफ ब्यूटी कर रहा है। तो उस वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस चीज़ के वजह।
घिबली आर्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर सेंसेशन बना हुआ है। आम से लेकर खास लोग घिबली आर्ट को अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, अपने उस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं जिसमें उनकी खामियां छिप जा रही है। लेकिन इस तस्वीरों को मार्केट में आने के बाद यानी एआई से जनरेट होने के बाद स्थानीय कलाकारों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय कलाकार कहते हैं कि जिस तरीके से कई दिनों में बनने वाली तस्वीर मिनटों में बन जा रही है, ऐसे में कलाकारों का जो अस्तित्व है उस पर खतरा है, उनके रोजगार पर खतरा है और उनकी कमाई भी ठप हो सकती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग की रामनवमी विश्व विख्यात है और माना जाता है कि जो भी व्यक्ति हजारीबाग में रामनवमी के दौरान आता है वो श्री राम के रंग में रम जाता है। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता रघुवर दास जब सप्तमी की भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए तो खुद को तलवार उठाने और राम भक्तों का अभिवादन करने से नहीं रोक पाए। शोभा यात्रा के दौरान महिला सशक्तिकरण का भी अनोखा नजारा देखा गया, जहां बुलेट पर सवार महिलाएं शोभा यात्रा का हिस्सा बनी। इस मौके पर रघुवर दास ने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। रघुवर दास ने क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का उदाहरण देते हुए सरकार और प्रशासन से भड़काने वालों पर कार्रवाई की मांग की। दिन के अंदर आप देखिए जो होली गिरिडीह की होली की घटना से, तो ये सरकार को चिंतन करना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। गिरिडीह में भी जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, क्योंकि एक संप्रदाय के लोग या किसी संप्रदाय के लोग अगर कोई उत्तेजना फैलाएगा तो स्वाभाविक है दूसरे पक्ष पर उत्तेजना फैलेगा। और बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, 3 विस्थापितों पर जानलेवा हमला हुआ है। एडीएम बिल्डिंग के पास धरना देकर लौट रहे थे तीनों विस्थापितों पर हमला किया गया है। हरला थाना क्षेत्र के बड़ा खटाल के पास में हमले की बात कही जा रही है। घायलों को बीजीएच में भर्ती कराया गया है। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां 3 विस्थापितों पर जानलेवा हमला हुआ। एडीएम बिल्डिंग के पास धरना देकर लौट रहे थे तीनों विस्थापित जब उन पर हमला किया गया। हरला थाना क्षेत्र के बड़ा खटाल के पास में हमले की बात कही जा रही है। घायलों को बीजीएच में भर्ती कराया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।